ओके। आज हम लोग थोड़ा सा रसायन शास्त्र में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, कुछ बेसिक तत्वों का नाम याद रहना चाहिए, जो कि 1 to 30 तक, 1 से लेकर 30 तक है। 1 से लेकर 30 तक तत्वों का नाम आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, ठीक है। तो उनका नाम, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, संकेत लिख रहे हैं, उसको आप लोग कॉपी कलम लेके नोट कर लीजिएगा। उसी के आधार पर थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट डे में हम देख रहे हैं, बोर्ड पे सब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक आपको चार्ट चालू करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं तत्व। तत्वों का नाम हम लोग लिखेंगे, या परमाणु संख्या से चालू करते हैं। यहाँ पे परमाणु संख्या लिखते हैं, पहला हेडिंग यहाँ पे डाल लीजिए, परमाणु संख्या, ठीक है। परमाणु संख्या को हम लोग सूचित करते हैं जेड से। छोटा ही कॉलम रहेगा, बड़ा लेटर है, इसलिए जेड। परमाणु संख्या का ये ब्लॉक हो जाएगा एक। अब पूरे अपने एक तो पन्ने पे उतार लीजिएगा, ठीक है ना। 30 तक जाना है हम लोग को। इसमें केवल हम लोग को गिनती लिखनी है, ठीक है। तो परमाणु संख्या के बाद यहाँ पर हम लोग नाम लिखेंगे। नाम थोड़ा लंबा हो सकता है, नाम थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ स्पेस ज़्यादा रहेगा, तब लिखेंगे हम लोग यहाँ संकेत। और तब ये संकेत छोटा ही होगा, 2 लेटर तक। जैसे ABCD लिखते हो ना, तो 2 लेटर तक होगा। और यहाँ पर होगा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट करते हैं, A, ठीक है। तो ये आप लोग को याद करना होगा, तभी क्लास आगे की आप लोग को बेहतर समझ में आएगी। आप लोग इसको नोट कीजिएगा। परमाणु संख्या 1 हाइड्रोजन, संकेत होता है H, द्रव्यमान होता है 1। 2 में हीलियम, He, द्रव्यमान होगा 4। परमाणु संख्या 3 है लिथियम, Li, द्रव्यमान संख्या 7। 4 बेरिलियम, Be, द्रव्यमान संख्या 9। 5 बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन संकेत होगा B, द्रव्यमान संख्या 11, ठीक है। 6 पे होगा कार्बन, कार्बन का C, द्रव्यमान संख्या 12। 7 पर होगा नाइट्रोजन, N, द्रव्यमान संख्या 14। 8 पर होगा ऑक्सीजन, O, और द्रव्यमान संख्या 16। 9 पर होगा फ्लूओरीन, संकेत F, द्रव्यमान संख्या 19, ठीक है। इसी तरह आगे हम पार्ट बना रहे हैं। ये द्रव्यमान संख्या को थोड़ा सा छोटा करके, द्रव्यमान संख्या को यहाँ पर हम छोटा कर दिए। द्रव्यमान संख्या को A से सूचित करेंगे, और यहाँ पर हम एक दूसरी लाइन लिख रहे हैं 9 के बाद आगे जाने के लिए। आप लोग उसके नीचे ही लिखिएगा, हम आपके सुविधा के लिए इधर लिख रहे हैं, ठीक है। एक लाइन बना दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं 10, ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सामने हम देख भी रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 10 पे आएगा नियॉन। 10 नंबर पे कौन है? नियॉन। नियॉन का होता है संकेत Ne, और द्रव्यमान संख्या नियॉन की होती है, यहाँ 19 है, ये हो जाएगा 20, ठीक है। 11 सोडियम, Na, इसका हो जाएगा 23। 12 में होगा मैग्नीशियम, Mg,
24। 13 होगा एल्युमिनियम। 13 नंबर एल्यूमिनियम Al 27। 14 नंबर होगा सिलिकॉन Si 28। 15 होगा फास्फोरस P 31। 16 होगा सल्फर S 32। 17 होगा क्लोरीन Cl 35.5। 18 होगा आर्गन Ar 40। 19 होगा पोटेशियम K 39। और 20 नंबर होगा कैल्शियम Ca 40। 20 के बाद 21 आएगा। हाँ 21 भी दिखाई दे रहा है। 21 है स्कैंडियम मतलब Sc द्रव्यमान संख्या 40 है, यहाँ हो जाएगा 45। स्कैंडियम Sc 45। ठीक है। फिर आएगा 22 नंबर टाइटेनियम Ti। 23 नंबर होगा वेनेडियम मतलब घी। 24 नंबर होगा क्रोमियम मतलब Cr। और 25 नंबर होगा मैग्नीज मतलब N। ध्यान रखिएगा मैग्नीज अलग है, आधा का होता है यहाँ पर मैग्नीज। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग मैग्नीज अलग है और मैग्नीशियम अलग है। ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैग्नीशियम मतलब Mg और मैग्नीज का मतलब होता है Mn। ठीक है ना। अब देखिए टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम का द्रव्यमान संख्या लगभग 48 होता है। वेनेडियम का 51 होता है। क्रोमियम का लगभग 55 होता है। नहीं Mn का होता है 55 और क्रोमियम का लगभग 52 होता है और मैग्नीज का होता है लगभग 55। ये सब दशमलव में होते हैं। एक्यूरेट वैल्यू AMU एटॉमिक मास यूनिट में। हम लोग को दशमलव वाले को नहीं लेना है, राउंड ऑफ लेना है कि हम लोग को कोई स्टडी करने में क्या हो आसानी हो। चलिए 26 की बात करते हैं। तो 26 में सबको पता है कौन है, आयरन लोहा। आयरन यानी लोहा। ठीक है, इसको Fe से डिनोट करते हैं, इसका 56 होता है। और लोहा के बाद कौन है भाई 27 पर कोबाल्ट। कोबाल्ट को हम लोग CO से सूचित करते हैं, बड़ा C और छोटा O। ध्यान रखिएगा ये कार्बन और ऑक्सीजन नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत से लड़के कंफ्यूज रहते हैं। कार्बन C होता है, ऑक्सीजन O होता है। वो सोचते हैं कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन नहीं है। किसी भी तत्व का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल और बाद वाला स्मॉल। यहाँ पे पहला लेटर C है और बाद वाला स्मॉल है। ठीक है। बाकी ये कोबाल्ट का जो द्रव्यमान संख्या होता है लगभग 59 होता है। कोबाल्ट के बाद निकेल का भी द्रव्यमान संख्या 59 ही होगा लगभग। 28 नंबर पे है निकेल और 29 नंबर पे है कॉपर और 30 नंबर पे है जिंक। निकेल का Na, कॉपर का Cu और जिंक का Zn। निकेल का द्रव्यमान भी लगभग 59 होता है। कॉपर का 63.5 होता है, जिंक का 65 होता है।
इसको हम लोग 58.5 भी लिख सकते हैं, लगभग में है ये, इसको 58.5 भी लिख सकते हैं, है ना। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपने हाइड्रोजन बोला, हीलियम बोला, लिथियम बोला, ये सब नाम जो हैं इनके नाम से ही निकल कर आए हैं। हाइड्रोजन का संकेत क्या था? H। हीलियम क्या था? He। जो संकेत दिया जाता है ना, वो पहले तो उनके लेटर से होता है। किसी भी तत्व का संकेत देने का पहला तरीका कि उसके नाम का पहला लेटर डाल देते हैं। जैसे हाइड्रोजन में हमने H डाल दिया। अब यदि एक ही लेटर के दो नाम आते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, दोनों H से चालू हो रहे हैं, तो दूसरा रूप, एक में तो पहला लेटर लिख देंगे, लेकिन दूसरे में पहले के साथ दूसरा लेटर भी लिखेंगे। जैसे हीलियम में HE लिखते हैं, लेकिन पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। तीसरा आता है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा मतलब ग्रीक भाषा से, उसको नाम के अक्षर से कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने वहां पे 11 में लिखा है सोडियम, सोडियम को लिखेंगे तो SODIUM, सोडियम लिख दिए हम लोग, SODIUM, सोडियम। लेकिन सोडियम लिखने के बाद हम देखते हैं, लेकिन सोडियम का संकेत क्या है? Na है, और सोडियम लिखते क्या है हम लोग? SODIUM। अब सवाल उठा कि भैया सोडियम को लिखते हैं SODIUM, संकेत है Na, क्यों? क्योंकि Na सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम, NATRIUM, नेट्रियम। इधर से ये मिटा दें। सोडियम जो है, यहाँ पे मैग्नीशियम भी ठीक है, सोडियम पे हम विचार करते हैं सोडियम का नाम ये कैसे आया। तो सोडियम को इंग्लिश में लिखते हैं हम SODIUM, आप विचार कीजिए। लेकिन सोडियम का संकेत क्या है? Na है। Na कहां से आया भैया? इसके लेटर में तो Na है ही नहीं। तो जो सोडियम का नाम है वो ग्रीक शब्द नेट्रियम से आया है, NATRIUM, नेट्रियम, ग्रीक शब्द, लैटिन शब्द, ठीक है ना। नेट्रियम, नेट्रियम का मतलब होता है मोम जैसा मुलायम। तो जो सोडियम धातु है ना, वो मोम जैसी मुलायम होती है। उसको एकदम आप चाकू से भी आसानी से काट दोगे। जब चाकू से काटोगे तो अंदर जो सत्ता होगी वो चांदी जैसी चमकीली होगी। हालांकि प्रैक्टिकल का सारे व्यवस्था यहाँ पे रखें, ऑफलाइन आओगे आप लोग तो प्रैक्टिकल भी देख लोगे आराम से, सोडियम कैसा होता है। सोडियम के बारे में आपने सुना भी होगा कि वायुमंडल में बाहर जाता है तो आग पकड़ लेता है। तो सोडियम का चूंकि सेकेंड ईयर में हम लोग 3-4 एक्सपेरिमेंट करा चुके हैं बच्चों के बीच में, आप लोग को भी बारी आएगी तो होगा, लेकिन अभी तो केवल हम लोग थ्योरी में देख ले। जब ऑफलाइन, जब भी भगवान की दया से केसेस कम होते हैं, नॉर्मल स्थिति होती है, तो हम लोग जुटेंगे तो प्रैक्टिकल के साथ बात करेंगे। सल्फर शब्द जो दिया गया है, सल्फर तो इंग्लिश शब्द है। सल्फर का मतलब होता है गंधक। सल्फर का मतलब क्या होता है? गंधक। तो गंधक भी कहीं मिलेगा तो वो सल्फर को ही बोला जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट ध्यान लीजिए, पोटेशियम पे विचार कीजिए। पोटेशियम लिखे हुए तो पोटेशियम, पोटेशियम में कहीं भी के आता है? पोटेशियम लिखोगे तो कहीं भी के आएगा? के नहीं आएगा। लेकिन फिर भी पोटेशियम में संकेत क्या है? के, क्योंकि इसका लैटिन नाम है केलियम। केलियम, केलियम नाम है, राइट। ये आपको बता रहे हैं संकेत कैसे लिखा गया, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हो आप लोग, तो जिंक का मतलब तो आपको पता है ही, जिंक इंग्लिश शब्द है, लेकिन जिंक का मतलब होता है हिंदी में जस्ता। ध्यान रखिएगा, जिंक का मतलब होता है जस्ता। जस्ता का बर्तन उर्तन सुने होंगे आप लोग। सीयू कॉपर, कॉपर का मतलब होता है तांबा। आयरन को हम लोग लोहा लिखे हैं, लेकिन आयरन शब्द लिखते हैं इस तरह, IRON, आयरन। अब आयरन में बताइए कहाँ है Fe? कहीं भी Fe नहीं है। फिर भी आयरन का संकेत क्या हुआ? Fe हुआ। कहाँ से हुआ? तो ग्रीक शब्द से हुआ। ग्रीक भाषा का शब्द कौन है? फेरम। फेरम, फेरम, ये Fe जो है फेरम, FERRUM, फेरम से आया है। फेरम का मतलब होता है एकदम कठोर मजबूत, राइट। यहाँ से आया है ग्रीक शब्द फेरम, इसीलिए इसका संकेत क्या हो गया है? Fe। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, संकेत भी याद कर लीजिएगा, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या भी याद कर लीजिएगा। फिर आगे हम लेकर चलते हैं। हमारे पास एक फैक्टर आता है अवयवी कण।
कण का मतलब क्या हुआ? अवयवी कण का मतलब हुआ जिससे पदार्थ बनता है। कोई भी कण जिससे पदार्थ बनेगा उसे हम कहेंगे अवयवी कण। ठीक है, एक अवयवी कण का मतलब हो गया जिससे पदार्थ बनता है। एकदम आगे जब चैप्टर होंगे तो बहुत डिटेल में इनकी पढ़ाई होगी, लेकिन अभी आपको थोड़ा मजबूत करने के लिए, जीरो से आपको आगे बढ़ाने के लिए ये ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर कोई पूछे कि अवयवी कण पदार्थ के लिए क्या है भैया, तो आप ये कह दोगे शॉर्ट में कि भाई जिससे पदार्थ बना है वो उसका अवयवी कण है। जैसे मान लीजिए कोई पूछे दीवाल के अवयवी कण क्या है, तो दीवाल जिस जिस चीज से बना है, जैसे ईंटा हो गया, बालू हो गया, सीमेंट हो गया, जो जो चीज उसको डाल के बनाए हो वो उसका क्या हो गया? अवयवी कण हो गया, है ना, वो उसका अवयवी कण हो गया। अब सवाल उठा कि ये अवयवी कण होते कौन कौन है ना? तो अवयवी कण कौन कौन होते हैं उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 11th 12th BSc सब में यही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं आता है। अवयवी कण 3 होते हैं। कौन कौन देखिएगा, ये अवयवी कण यहाँ पे डाल रहे हैं, कौन कौन से तीन को है वो देख लीजिएगा। पहला अवयवी कण है परमाणु, दूसरा अवयवी कण है अणु, और तीसरा अवयवी कण है आयन। पहला अवयवी कण है परमाणु, दूसरा अवयवी कण है अणु, और तीसरा अवयवी कण है आयन। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम, अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल, और आयन को बोलते हैं आयन। ठीक है, तो परमाणु एटम, अणु मॉलिक्यूल, और आयन आयन, ये इंग्लिश हो गया। मतलब पदार्थ के कितने अवयवी कण होते हैं भाई मेरे? तो पदार्थ के 3 अवयवी कण होते हैं, परमाणु, अणु और आयन। परमाणु, अणु और आयन। अब सवाल उठा कि परमाणु से कौन सा पदार्थ बनेगा, है ना? परमाणु से कौन सा पदार्थ बनेगा? तो ये जो है ये तत्वों में रहता है, तत्व यानी एलिमेंट, और ये जो है यौगिक में रहता है। यौगिक का मतलब कंपाउंड। और आयन जो अवयवी कण है वो धनायन और ऋणायन में। ये जो होगा धनायन, धनायन को इंग्लिश में बोलते हैं केटायन, या ऋणायन। ऋणायन को बोलते हैं एनायन। ठीक है, तो जो तत्व होंगे उसका सूक्ष्मतम कण परमाणु होगा, जो यौगिक होंगे उनका सूक्ष्मतम कण अणु होगा, जो धनायन और ऋणायन होंगे उनका सूक्ष्मतम कण आयन होगा। यानी अगर तत्व को बनाना है तो उसका अवयवी कण परमाणु होगा, यौगिक को बनाना है तो उसका अवयवी कण अणु होगा, और यदि किसी आयन को बनाना है तो उसका अवयवी कण धनायन या ऋणायन होगा। तो ये आपको पता चल गया कि पदार्थ के अवयवी कण कितने होते हैं और उससे कौन सा पदार्थ बनता है। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसको मिटा रहे हैं हम, मिटा दें। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं। इतना देर में तो नोट हो ही गया होगा। ये बताइए, पीरियोडिक टेबल आपने देखा है? अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है तो आपके पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, उनका संकेत लिखा हुआ मिलेगा। वैसा कहीं भी लिखा हो तो समझ जाइए वो तत्व है।
उसके अलावा कोई भी दूसरा संकेत दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो तत्व नहीं है, क्या है, यौगिक है। जैसे अगर कहीं पर H लिखा रहे और कहीं पर H2 लिखा रहे तो H, आप पीरियोडिक टेबल में देखिए पहले नंबर पे ही H है। क्या पीरियोडिक टेबल में कहीं H2 है? H2 कहीं भी पीरियोडिक टेबल में नहीं है। हाँ, H है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कहीं तो वो तत्व है, लेकिन इसका दूसरा कोई भी फॉर्म मिल जाए तो वो तत्व नहीं, वो यौगिक है। अब कहिएगा कि सर यहाँ पर अगर 2H लगा दे तो शुरू में जो लगेगा ना तभी वो तत्व ही रहेगा, ठीक है ना, तभी वो क्या रहेगा, तत्व ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 2H का मतलब हो गया H प्लस H, मतलब 2 हाइड्रोजन तत्व है। और H2 का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, H सिंगल बाउंड H, मतलब ये दोनों एक ही हैं, एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं सिंगल बाउंड के द्वारा। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बनता है ना, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, सहसंयोजक बंधन में एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, राइट। तो चलिए गौर कीजिए, अगर 2H लिखा है तो भी ये तत्व ही होगा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। लेकिन H2 लिखा है तो H2 में 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, मतलब वो एक ही हैं। वो क्या है, एक ही है। इसको हम एक ही काउंट करेंगे, लेकिन इसको कितना काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में जैसे तत्वों का लेटर लिखा गया है, सेम उसी तरह कहीं भी अगर संकेत लिखा मिल जाए आपको तो समझिए वो तत्व है। उसके पहले कितना भी संख्या रहे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा फॉर्म H2 मिल जाए, CH4 मिल जाए, O2 मिल जाए, N2 मिल जाए, या NH3 मिल जाए, H2O मिल जाए, ये सब क्या हो जाएंगे, यौगिक हो जाएंगे। आपको एकदम संक्षेप में बताए, पीरियोडिक टेबल में जैसे तत्वों को लिखा गया है, अगर वैसे ही लिखा हुआ कहीं आपको मिले तो समझ जाइए वो तत्व है। अगर उसके अलावा कोई भी विकृत रूप मिलता है, दूसरा रूप मिलता है, तो वो तत्व नहीं है, यौगिक है। ठीक है सर। यौगिक है। और कोई? यौगिक है सर। यौगिक है, वेरी गुड, यौगिक है, O3 यौगिक है। लेकिन वही अगर हम Na लिख दें, Na क्या है, तत्व है। है सर। तत्व है, राइट आंसर, समझ में आ रहा है। वही हम लिख दें H2SO4, क्या है ये, यौगिक है। यौगिक है, राइट आंसर। वही हम लिख दें, ध्यान लीजिए, 16S, ये क्या है, 16S क्या है, तत्व है कि यौगिक है? 16S क्या है, तत्व है सर। तत्व है, राइट आंसर। क्योंकि 16 को नहीं देखना है आपको, किसको देखना है, S को देखना है। 16 को नहीं देखना है आपको, किसको देखना है, S को देखना है। ऐसी है ना गाड़ी, 16S का मतलब वही है, 16 को S है, लेकिन ये तत्व ही है, राइट आंसर। तो तत्व और यौगिक आपको पहचानने लगभग आ गया है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब पदार्थ के अवयवी कण हम बता दिए कि पदार्थ के अवयवी कण क्या है। अब सवाल उठा कि पदार्थ क्या चीज है, तो स्टार डाल के तुरंत लिखिएगा, लेट मत कीजिएगा, स्टार डाल के लिखिएगा पदार्थ। पदार्थ यानी द्रव्य। पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, द्रव्य। इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, द्रव्य है, द्रव्य अलग चीज है और द्रव अलग चीज है। द्रव अलग है, द्रव्य अलग है। द्रव्य का मतलब पदार्थ और द्रव का मतलब लिक्विड होता है। द्रव का मतलब लिक्विड होता है, ठीक है। चलिए, तो पदार्थ का डिफिनेशन लिखना चालू कीजिएगा। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, कौमा जिसमें भार हो, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, कौमा जिसमें भार हो, जिसमें भार हो, कौमा जो रुकावट उत्पन्न करे, जो रुकावट उत्पन्न करे, जो रुकावट उत्पन्न करे, और जिसे हम महसूस कर सकें, और जिसे हम महसूस कर सकें, और
जिसे हम महसूस कर सकें और जिसे हम महसूस कर सकें और जिसे हम महसूस कर सकें, कौमा, पदार्थ कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जो रुकावट उत्पन्न करे और जिसे हम महसूस कर सके, उसे हम पदार्थ कहते हैं। इसमें अधिकांश गुण मिलने चाहिए। ये 4 गुण बताए गए हैं। भार हो, स्थान ग्रहण कर ले, रुकावट उत्पन्न करे और उसे हम महसूस भी कर सकें। जैसे हम भी पदार्थ हैं, आप भी पदार्थ हो, आपने हाथ में पेन लिया होगा वो भी पदार्थ है, मोबाइल लिया है वो भी पदार्थ है, कुर्सी, बेंच, टेबल, साइकिल, मोटरसाइकिल सब क्या है? पदार्थ हैं, क्योंकि इनमें भार भी है, ये स्थान भी गिरती हैं, ये रुकावट भी उत्पन्न करेंगी और इसे हम महसूस भी करते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे सस्पेंस हो जाता है। जैसे आपको उदाहरण देते हैं, हवा। हवा क्या चीज है भैया? तो हवा पदार्थ है। क्यों? क्योंकि हवा में भार भी होता है। एक खाली सिलेंडर उठाओ, एक भरा हुआ, दोनों में अंतर होता है। हवा रुकावट भी उत्पन्न करती है। हवा जिस दिशा से आ रही है उस दिशा में आप साइकिल लेकर जाने का प्रयास करो, आपका दम फूलने लगेगा, यानी वो रुकावट भी उत्पन्न कर रही है, स्थान भी गिर रही है, उसमें आयतन भी है और उसे हम महसूस भी कर रहे हैं। कोई पदार्थ है। लेकिन प्रकाश, जो लाइट आ रहा है, इसको हम पदार्थ नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसमें भार नहीं है, इसमें भार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में रहेंगे तो हल्के हो जाएंगे और ज़्यादा लाइट पड़ेगा हमारे ऊपर तो भारी हो जाएंगे। घर के अंदर आप लोग 10 किलो कम हो जाते हैं और बाहर धूप में निकलते हैं तो 10 किलो वेट बढ़ जाता है। ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि प्रकाश जो होता है भारहीन कणों से बना होता है। तो जो ये प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम पदार्थ नहीं